हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, आरबीसी का जीवन काल होता है। ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। गाइज, एनसीईआरटी कहती है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। सीजीएल कहती है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 90 से लेकर के 120 दिन होता है। 90 से लेके 120 दिन होता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए गाइज, तो ऑप्शन नंबर बी है 2 से 4 दिन। आपको पता होगा जो डब्ल्यूबीसी होती है, जो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है गाइज, वो होता है 2 से 4 दिन। लेकिन एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ अलग तर्क देती है। एनसीईआरटी कहती है गाइज कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं गाइज, तो ऑप्शन नंबर सी में है 8 से 10 दिन। आपको पता होगा गाइज जो प्लेटलेट्स होता है, इस प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 8 से 10 दिन। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो एनसीईआरटी कहती है 120 दिन होता है, जबकि सीजीएल मानता है 90 से लेकर के 120 दिन होता है। बात क्लियर है? जबकि दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन। जबकि एनसीईआरटी क्या मानती है गाइज कि कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक हो सकता है। यह एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। गाइज, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 8 से 10 दिन। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है न्यूरोलॉजी। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी कार्डियोलॉजी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है? गाइज, मैं बता दूं आपको, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। जबकि दोस्तों लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। बात क्लियर है? गाइज, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। गाइज, कुछ महत्वपूर्ण शाखा है वे भी मैं आपको बता देता हूं। गाइज, ये वो महत्वपूर्ण शाखा है जो अधिकांश आपको एग्जामों में देखने को मिल जाती है, ऑस्टियोलॉजी। गाइज, अस्थि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, हड्डी का अध्ययन, अस्थि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। गाइज, अगला है, अस्थियों में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। जबकि बात की जाए दोस्तों कॉन्ड्रोलॉजी की, तो कॉन्ड्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम उपास्थियों का अध्ययन करते हैं। गाइज, विज्ञान की जिस शाखा में हम उपास्थियों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। जबकि गाइज, फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है गाइज पुल्मोनोलॉजी। गाइज, नेफ्रोलॉजी विज्ञान की जिस शाखा में किडनी का अध्ययन करते हैं उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। एक बार दोस्तों मैं फिर रिवीजन करा देता हूं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों में रोगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। उपास्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। फेफड़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो गाइज, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर।
गाइज अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों के लिए विज्ञान में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रो, ऑप्शन नंबर बी कार्डियक, ऑप्शन नंबर सी पल्मनो, ऑप्शन नंबर डी न्यूरो। तो मैं आपको बता दूं, फेफड़ों के लिए जिस शब्द का उपयोग विज्ञान में लिया जाता है वह शब्द है पल्मनो। कौन सा शब्द है? पल्मनो। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेफ्रो जो शब्द है गाइज, ये किडनी के लिए उपयोग किया जाता है हमारी विज्ञान में, हमारी साइंस में। कार्डियक जो शब्द है ये हमारे हृदय के लिए उपयोग किया जाता है विज्ञान में, आपको ध्यान रखना है। जबकि न्यूरो जो शब्द है गाइज, ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए उपयोग किया जाता है। एक शब्द और आता है गाइज, इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं आपको, हिपेटिक। हिपेटिक, ये हिपेटिक शब्द दोस्तों लीवर के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? लीवर के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। किडनी के लिए विज्ञान में जो शब्द का उपयोग किया जाता है वह शब्द है नेफ्रो। हृदय के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह है कार्डियक। फेफड़ों के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह शब्द है पल्मनो। ब्रेन के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह है न्यूरो। जबकि लीवर के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह है हिपेटिक। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क पर एक झिल्ली पाई जाती है जो हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। उस झिल्ली को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेनिनजाइस, ऑप्शन नंबर बी पेरिकार्डियक, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी पेरिटोनियम। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेनिनजाइस। मस्तिष्क पर एक झिल्ली पाई जाती है गाइज जो कि हमें बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। उस झिल्ली को कहा जाता है मेनिनजाइस। क्या कहा जाता है? मेनिनजाइस कहा जाता है। दोस्तों हमारा जो हृदय होता है उस हृदय पर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कहा जाता है पेराकार्डियक। दोस्तों हमारे हृदय पर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियक। गाइज हमारी आंखों के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है जो कि हमारी परितारिका और पुतली को सुरक्षा प्रदान करती है, उस झिल्ली को कहा जाता है कॉर्निया। गाइज हमारे फेफड़े पर, हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, इस फेफड़े पर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम झिल्ली। तो गाइज मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। मस्तिष्क पर एक झिल्ली पाई जाती है जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे मेनिनजाइस कहा जाता है। हृदय पर एक झिल्ली पाई जाती है जो हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे पेरिकार्डियक कहा जाता है। आंखों के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जो हमारी परितारिका और पुतली को सुरक्षा प्रदान करती है, उसे कॉर्निया कहा जाता है। और दोस्तों फेफड़ों पर एक झिल्ली पाई जाती है पेरिटोनियम जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। गाइज एक इंपॉर्टेंट झिल्ली और है किडनी की झिल्ली। दोस्तों किडनी पर एक झिल्ली पाई जाती है दोस्तों जो हमें बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, वह है पलोरा। गाइज उस झिल्ली का क्या नाम है? उस झिल्ली का नाम है पलोरा। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क किस गुहा में स्थित होता है? हमारा जो मस्तिष्क होता है ये किस गुहा में स्थित होता है? सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि गाइस गुहा क्या होती है। गुहा को इंग्लिश में बोला जाता है केविटी। शरीर में पाई जाने वाली खाली जगह को गुहा या केविटी कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, मस्तिष्क किस गुहा में स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए क्रेनियम केविटी, ऑप्शन नंबर बी बक्कल केविटी, ऑप्शन नंबर सी थोरेसिक केविटी, ऑप्शन नंबर डी एब्डोमिनल केविटी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, जो क्रेनियम केविटी होता है इसमें हमारा मस्तिष्क उपस्थित होता है। मस्तिष्क में जो खाली जगह पाई जाती है उस जगह को कहा जाता है क्रेनियम केविटी। जबकि दोस्तों जो हमारा मुंह होता है, इस मुंह में जो खाली जगह होती है उसे बक्कल केविटी कहा जाता है। जबकि जो हमारा सीना होता है, इस सीने में जो खाली जगह होती है उसे थोरेसिक केविटी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है वक्षीय गुहा। जबकि दोस्तों हमारा जो पेट होता है, इस पेट में जो खाली जगह होती है उसे कहा जाता है एब्डोमिनल केविटी, से हिंदी में कहा जाता है उदर गुहा। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। क्रेनियम केविटी मस्तिष्क की खाली जगह होती है। मुंह की जो खाली जगह है उसे बक्कल केविटी कहा जाता है। दोस्तों सीने की जो खाली जगह है उसे थोरेसिक केविटी कहा जाता है। पेट की जो खाली जगह है उसे एब्डोमिनल केविटी कहा जाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता है? ऑप्शन नंबर ए गेम सेल्स, ऑप्शन नंबर बी सर्टोली सेल्स, ऑप्शन नंबर सी लेडिंग सेल्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गेम सेल। गेम सेल में गाइज गेम सेल से हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये दोस्तों ये सभी कोशिकाएं किस में पाई जाती है? ये सभी कोशिकाएं पाई जाती है गाइज वर्षण में। किस में पाई जाती है? वर्षण में पाई जाती है। गेम सेल्स होती है शुक्राणु का निर्माण करने का कार्य करती है। दोस्तों जो सर्टोली सेल होती है ये क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जबकि जो लेडिंग सेल्स होती है ये क्या करती है? जो हमारा नर हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके निर्माण में सहायक होती है।
गाइज मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। वर्षण में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक पाई जाती है गेम सेल, एक पाई जाती है गेम सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। नंबर 2 पर आती है सर्टोली सेल, नंबर 3 पर आती है लेडिंग सेल। दोस्तों ये गेम सेल और इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, ये क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि सर्टोल जो सेल होती है ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करने में सहायक होती है। और दोस्तों जो लेडिंग सेल होती है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करने में सहायक होती है। तो गाइज आपका क्वेश्चन क्या था, शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता है, तो गेम सेल या आप कह सकते हो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका से होता है। बात क्लियर है दोस्तों। इससे संबंधित ही कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिए। दोस्तों यहां पर आपको दिखाई दे रहे होगी कुछ 4 सेलों के नाम है। ये दोस्तों रोड सेल और कोन सेल पाई जाती है हमारी आंखों में, और दोस्तों इन सेलों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रोड सेल क्या करती है गाइस, तो मैं आपको बता दूं, जो अंधेरा होता है और जो प्रकाश होता है उसका ज्ञान करवाने का कार्य कौन करती है, हमारी आंखों में पाई जाने वाली रोड सेल्स करती है। जबकि कोन सेल्स होती है दोस्तों ये हमारे रंग पहचानने में सहायक करवाती है। अब दोस्तों आपको 2 सेल और दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। दोस्तों ये हमारी अस्थियों में पाई जाती है, ये हमारी अस्थियों में पाई जाती है। ओस्टियोसाइट क्या करती है गाइज, हमारे हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, हमारी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। जबकि ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है, हमारी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है, हमारी हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। आंख की जो रोड सेल्स होती है दोस्तों ये हमें अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान करवाती है, जबकि कोन सेल्स होती है ये हमें रंग पहचानने में सहायक होती है। अस्थियों में पाई जाने वाली ओस्टियोसाइट जो कोशिका होती है ये हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है, जबकि ओस्टियोक्लास्ट होती है ये दोस्तों हड्डियों की मरम्मत में सहायक होती है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ओसिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी कोंड्रिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी केसिन प्रोटीन। तो गाइज मैं आपको बता दूं आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कोंड्रिन प्रोटीन। कौन सा होगा गाइज, कोंड्रिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन दोस्तों किस में पाई जाती है, हमारी हड्डियों में पाई जाती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है गाइज, तो उपास्थियों में कोंड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि दोस्तों जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है जो कि ब्लड में उपस्थित होता है उसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है लगभग 95% मात्रा में। दोस्तों केसिन जो प्रोटीन होती है ये दूध में पाई जाती है। कुछ प्रोटीन और हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं गाइज। अब बात करते हैं एल्बुमिन प्रोटीन की। एल्बुमिन प्रोटीन दोस्तों अंडे में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है। जबकि जो क्रोटीन प्रोटीन होती है किस में पाई जाती है, ये हमारे बाल होते हैं उनमें पाई जाती है, नाखून में पाई जाती है, और दोस्तों इसके अलावा खुर में भी पाई जाती है। जानवरों के खुर में, जानवरों के सींग में भी पाई जाती है। और दोस्तों जो मछलियों के जो सल्क होते हैं उनमें भी केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि गाइस काइटिन प्रोटीन की बात करूं तो काइटिन प्रोटीन कीटों का बाहरी आवरण इस काइटिन प्रोटीन का ही बना होता है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो यार, आपका ही छोटा भाई हो, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय